हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी हिंदी की 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे क्रिया, यानी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और कुछ विलोम शब्द भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे। और जितने बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं और वो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नया बैच है। जिस बैच में मैं बिल्कुल बेसिक से अच्छे से यानी पूरा सिलेबस करवाऊंगा, और इसकी लगभग 8-10 क्लासें हो भी चुकी हैं, तो आप सभी बच्चे उन क्लासों को देख के अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया। यानी क्रिया किसे बोलते हैं, क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का हमें क्या चलता है, पता चलता है, उसके बारे में हमें पता लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे गाना, खेलना, नाचना, कूदना, ये सभी क्या होती है, क्रिया होती है। ये सभी क्या होती है, क्रिया। एक तरह इसकी ट्रिक मैं बताऊं आपको, जिन शब्दों के लास्ट में आपको ना दिखे, क्या दिखे, ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खेलना, नाचना, कूदना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम धातु। ये क्रिया का ही पार्ट है, इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे धातु। धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है, मूल रूप कैसे मैं आपको भी अच्छे समझाऊंगा। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गाना, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, गाना। तो गाना में जो यहाँ पे आपको गा दिख रहा है, ये क्या है, धातु रूप है। और इसमें जो आपको ना दिख रहा है, ये क्या है, प्रत्यय। इसे बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूल रूप होता है, मूल रूप का मतलब क्या होता है, एक मूल रूप एक ऐसी अवस्था होती है जो कभी बदलती नहीं है। जैसे मैंने कभी लिखा, मैंने गाना, जैसे मैं कोई वाक्य भी बोलूंगा, जैसे मैं गाना गाता हूं, तो यहाँ पे गा जो शब्द है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो पीछे वाला प्रत्यय होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। यानी कि जब प्रेजेंट में टेंस होगा तो वो कुछ अलग होगा, जब पास्ट में टेंस होगा तो कुछ अलग होगा, इंडेफिनिट में होगा तो कुछ अलग होगा, और कॉन्टिन्यूस में जब टेंस बनेगा तो वो कुछ अलग होगा। यानी कि ये बदलता रहता है, यानी जो प्रत्यय होता है वो बदलता रहता है। लेकिन जो धातु होता है, यानी कि जो आगे वाला मूल रूप होता है क्रिया का, वो कभी भी बदलता नहीं है। इसी से हम पहचानते हैं कि ये क्रिया यानी किस चीज की क्रिया है, ये किस बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जो धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। यानी धातु क्या होता है, यानी मूल रूप क्या होता है क्रिया का, यानी जो क्रिया होती है उसमें जो आगे वाला अक्षर होता है, एक तरह से मान लो जो आगे होता है वो क्या होता है, धातु होता है, और जो पीछे वाला होता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय बदलता रहता है, यानी कि टेंस के हिसाब से, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जब कार्य चेंज होगा कोई, या फिर हमें यानी जो कार्य हो रहा है उसके बारे में कुछ चेंजिंग होगी उसमें, तो क्या बदलेगा, प्रत्यय बदलेगा, ना कि धातु। धातु कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जैसे अब देखेंगे हम क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। यानी जो मूल रूप से यहाँ पे क्रिया के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। कितने प्रकार है क्रिया के, दो। दो प्रकार में सबसे पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं सकर्मक क्रिया को, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप सभी बच्चे इसको भी लिख लेना। तो ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं को, यानी जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता हो, यानी कि ऐसी क्रिया, यानी कि ऐसी वर्ब्स जिनको हमें करने के लिए, वाक्य में करने के यानी सॉल्व करने के लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, कर्म किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जहां पे जिन क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, यानी कि कर्म की आवश्यकता पड़े, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। देखो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा इसको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राधा पत्र लिखती है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप पहचान पाओगे कि जो क्रिया है आप कैसे पहचानोगे कि ये सकर्मक क्रिया है कि ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जिन क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं को यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिया क्या है, लिखना। लिखती है, ये क्या है आपकी क्रिया। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो वर्ब निकलेगी, यानी क्रिया निकलेगी, वो क्या निकलेगी, यहाँ पे लिखना। क्या निकलेगी, लिखना। और मैंने आपको भी बताया था जो लिखना में, देखो मैं आपको सिद्ध भी करता हूँ यहाँ पे धातु और प्रत्यय कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो लिख दिख रहा है, यहाँ पे लिख,
ये क्या है, ये मूल है, यानी कि जो मूल क्रिया का कैसा रूप है, ये मूल रूप है, और इसे क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। ये कभी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी लिखना, लिखती में भी ये लिख तो आया ही है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसमें जो लास्ट में ना था वो किस में चेंज होगा, यहाँ पे ती में, क्योंकि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए ना किस में चेंज हो जाएगा, ती में चेंज होगा। यहाँ पे ता ती ते में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार यानी जो प्रत्यय होता है वो बदलता रहता है, और जो मूल रूप होता है, धातु होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखती है, लिखना, ये क्या है, वर्ब है। और ये सकर्मक क्रिया कैसे है, देखो मैं आपको भी बताता हूं कि जिन क्रियाओं को करने के लिए आपको क्या का आंसर मिले। देखो मैं यहाँ पे नोट लिखा है, इस नोट को अच्छे से लिखना है आपको। और ये नोट यहाँ पे है, थोड़ा सा ही यहाँ पे लिखा है मैंने, क्योंकि बोर्ड पे आपको नीचे दिखता नहीं, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। तो देखो इसको अच्छे से लिखना, ये बहुत आपके लिए काम का होगा। जिन क्रियाओं से क्या का उत्तर मिले, यानी कि ऐसी क्रिया है जिनसे हमें किसका उत्तर मिले, क्या। जब हम कोई वाक्य बोलेंगे तो हमें उससे क्या का आंसर मिलेगा, यानी व्हाट का आंसर मिले, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके लिए जिनको पता करने के लिए हमें क्या का आंसर मिलेगा वाक्य में, किसका, क्या का, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, और तथा जिन क्रियाओं से, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे नहीं, यहां से लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से देख लेना आप। तो जिन क्रियाओं से क्या का उत्तर न मिले, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिनसे क्या का आंसर मिलेगा उन्हें सकर्मक क्रिया, और जिनसे क्या का आंसर नहीं मिलेगा उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आपके लिए नोट है, आपको इसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा। अब देखते हैं, चलो अब अपने एग्जाम्पल को देखते हैं कि इससे क्या का आंसर मिल रहा है कि नहीं। जैसे मैंने बोला राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि सकर्मक क्रिया है, तो आपको कैसे चेक करेंगे कि ये सकर्मक है कि नहीं है। तो अगर आप इसको बोलोगे राधा लिखती है, राधा क्या लिखती है, पत्र लिखती है, आपको इसका आंसर मिल रहा है। मैंने बोला राधा क्या लिखती है, राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है क्या, पत्र। पत्र से मिल रहा है आंसर हमें, क्योंकि हमें क्या का आंसर, क्या का हम जब क्वेश्चन करेंगे क्या से, तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, पत्र मिलेगा। तो राधा क्या लिखती है, तो राधा क्या लिखती है, यहाँ पे पत्र लिखती है, हमें आंसर इसका मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब आगे। आगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा अकर्मक क्रिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता न हो, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जिनको हमें, देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखाई है ना, ये बहुत सरल भाषा में लिखाई है। अगर मैं आपको इनको किताबों से दिखाता, यानी कि जो किताबों में मूल रूप से होती है, वो थोड़ी सी याद करने के लिए कठिन होती है, इसलिए मैंने आपको जो अपनी भाषा में अच्छे तरीके से मतलब इसका मतलब मीन जो निकलेगा वो सेम निकलेगा, लेकिन जो आपके लिए याद करने में कैसी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, और इसका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता न हो, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी कि अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने लिखा मैं दौड़ रहा हूं, दूसरा लिखा मैंने मैं सो रहा हूं, तो इसको आप देखो कैसे करेंगे हम। इसमें आपको क्या का आंसर नहीं मिलना चाहिए। मैंने बोला मैं दौड़ रहा हूं, अब मैं बोलूं मैं क्या दौड़ रहा हूं, मैं बोलूंगा मैं, इससे आंसर ही नहीं मिलेगा। आप करके देखो, मैं दौड़ रहा हूं, अगर मैंने बोला मैं क्या दौड़ रहा हूं, आपको सेंटेंस अच्छा लग रहा है, मैं क्या दौड़ रहा हूं, यानी कि आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, यानी कि कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो यहां पे देखो इस वाले में जरूरत पड़ रही थी, राधा क्या लिखती है, राधा पत्र लिखती है। इसमें बोलूं मैं कि मैं क्या दौड़ रहा हूं, मैं क्या दौड़ रहा हूं, तो यहाँ पे आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा। मैं मतलब एक तरह से ये बोलो कि इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, यानी जो अकर्मक क्रिया होती है उनमें क्या का आंसर नहीं मिलेगा। आपको क्या से ही पहचानना है कि जब आपको आंसर मिल जाए तो मान लेना क्या का, कि ये अकर्मक की सकर्मक क्रिया है, और क्या का आंसर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है इसको पहचानने के लिए, और बहुत काम की होती है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं सो रहा हूं, मैं बोलूं मैं क्या सो रहा हूं, यानी कि आपको जो टेंस भी पढ़ने में भी कैसा लगेगा, अटपटा सा लगेगा, मैं क्या सो रहा हूं। तो इसमें क्या की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं पड़ रही। एक तरह से मान लो इसमें आंसर कोई भी नहीं मिलेगा। तो जिनमें आंसर ना मिले
क्या का, उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जिनमें क्या का आंसर मिले उन्हें बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद मैं आपको कुछ विलोम शब्द कराऊंगा, क्योंकि विलोम शब्द पेपर में आपको पूछे जाते हैं, जो गद्यांश आता है उसमें आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद ना होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको जो लिखाया विलोम शब्द वो लिखा है अनुराग। आपको याद करने के लिए क्या करना है, याद करने के लिए बार बार इसको बोलना है। क्या करना है, याद करने के लिए बार बार इसको बोलना है और आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने बोला अनुराग, अनुराग का उल्टा क्या होगा, अनुराग का उल्टा यानी कि विलोम शब्द, यानी कि विपरीत शब्द क्या होगा, अनुराग का विराग। अनुराग का क्या होगा, विराग। इसके बाद दूसरा मैंने लिखा है अनुरक्त। मैंने क्या लिखा है, अनुरक्त। अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त। देखो बहुत आसान होते हैं, जिसमें आ रहा अनु, इसमें वि, तो अगर आप इनको 3-4 बार लगातार बोलोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अनुराग का विराग, अनुराग का विराग। इसके बाद में अनुरक्त, अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त। अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला अज्ञ। अज्ञ का एक तरह से बोल सकते हैं जो ऐसा व्यक्ति जो किसी की बात नहीं मानता है, यानी कि अज्ञान है एक तरह से। कैसा है, अज्ञ, यानी बातें नहीं मानता, समझदार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अज्ञ। इसका जो विलोम शब्द होगा विज्ञ। विज्ञ का मतलब जो व्यक्ति कैसा है, विज्ञ का मतलब कैसे मान सकते हो, होशियार है। कैसा है, होशियार, इंटेलिजेंट है। कैसा है, इंटेलिजेंट। तो अज्ञ का होगा विज्ञ। इसके बाद लिखा मैंने आदर्श। आदर्श का क्या होगा, यथार्थ। आदर्श का क्या होगा, किसी का आदर्श करना। यथार्थ का मतलब किसी की एक तरह से आलोचना करना। ठीक है, तो आदर्श का उल्टा क्या हो जाएगा, यथार्थ। इसके बाद दूसरा अगला है पांचवा हमारा अधम। अधम, अधम का मतलब क्या होता है, एक गलत कार्य। अधम क्या होता है, एक तरह से एक गलत कार्य जो होता है उसे बोलते हैं अधम, यानी कि गलत कार्य है ये, इसे बोलते हैं अधम। और जो बहुत अच्छा कार्य होता है सभी के लिए, जैसे पूजा पाठ करना, कैसा काम होता है, एक उत्तम काम होता है। कैसा काम होता है, एक उत्तम कार्य होता है। और चोरी वगैरह करना ये कैसा काम होता है, एक अधम काम होता है, यानी कि गलत कार्य होता है। तो उत्तम होगा इसका, अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम। इसके बाद अगला है, मैंने लिखा है आपको अनाथ। अनाथ आप जानते होंगे, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, तो उस व्यक्ति बच्चे को हम क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनाथ। जैसे अनाथ अनाथालय होते हैं, उनमें कौन से बच्चे रहते हैं, वहां पर जिनके माता पिता नहीं होते हैं, यानी कि जो अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अनाथ। अनाथ हो गया। अनाथ का क्या होगा, सनाथ। अनाथ का क्या होगा, सनाथ। सनाथ कौन, जिन बच्चों के माता पिता हैं, अपने बच्चे माता पिता के साथ जो बच्चे रहते हैं उन्हें बोलते हैं सनाथ। यानी अनाथ का क्या होगा, सनाथ। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने लिखा अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ, इनको याद करने का तरीका एक ट्रिक्स ही बता देता हूँ, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। याद तो आप कर लोगे, लेकिन आप नॉर्मल याद करोगे, मैं आपको सीधा बोल दूंगा इनको लिख लेना और याद कर लेना, तो आपको ये बहुत टाइम में याद होंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए, जो कुछ कठिन होते हैं उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक काम करती है, ट्रिक का मतलब जो इनकी हेल्प से आप जल्दी से याद कर पाओगे, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैंने लिखा अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है, यानी कोई व्यक्ति है, जैसे जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आप मुझ पर पढ़ रहे हो, तो आप मेरे कैसे हो, अनुकूल हो। क्योंकि आप मेरे अनुकूल कैसे हो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो अच्छे से। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये याद करना है, तो आप याद भी कर रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से याद करना है, अच्छे से नोट्स बनाने इसके, तो आप नोट्स भी बना रहे हैं। तो जो बच्चे वो मेरे कैसे होंगे, अनुकूल होंगे। कैसे होंगे, अनुकूल। यानी कि जो मेरी बातें मानेंगे, मेरी बातों में रहे, यानी कि जो मैं उनसे बोलूंगा वो उस काम को कर रहे हैं अच्छे से, और अच्छे से पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को बोलूंगा वो कैसे बच्चे हैं, अनुकूल बच्चे हैं। कैसे, अनुकूल। और ऐसे बच्चे कि मैंने बोला कि इनको अच्छे से याद कर लेना और जो डेफिनेशन अच्छे से नोट्स बना लेना, लेकिन वो फिर भी नहीं बना रहे हैं, तो वो बच्चे कैसे हैं, मेरे लिए प्रतिकूल हैं। कैसे है, प्रतिकूल। यानी कि जो मेरी बातें नहीं मान रही है, तो वो मेरे लिए कैसे है, प्रतिकूल है। इसके बाद अगला है अत्यधिक। आप ये भी जानते होंगे, अत्यधिक। कोई चीज है और वो मान लो एक तरह से कोई डिब्बा है, वो पूरे बहुत अच्छे तरीके से ऊपर तक भरा हुआ है अच्छे से, तो वो कैसा है, यानी कि जो उसमें सामान है वो कैसा है, बहुत अत्यधिक है। कैसा है, अत्यधिक। एक तरह से ये मान लो कि ये, अब मान लो इंक की डिब्बी है, जैसे ये मान लो ये मेरे पास बॉक्स है, और ये अत्यधिक के लिए, जैसे ये बॉक्स है, ये मान लो इसमें क्या है, चौक है। ये क्या है, चौक। अगर मान लो ये ऊपर पूरा भरा होता, तो ये कैसे, इसमें जो चौक है वो कैसे होते, अत्यधिक होते। कैसे होते, अत्यधिक। बहुत सारे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा होते। कैसे होते, अत्यधिक होते। लेकिन अब इसमें कितने हैं, बहुत कम है। इसमें बहुत कम है, तो कितने, अब इसमें चौक अल्प हैं। कैसे हैं, अल्प, यानी कि ना के बराबर, यानी कि बहुत कम। तो जो अत्यधिक होता है उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, और जो अल्प होता है उसका मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, तो आप समझ होंगे इसको अच्छे से। इसके बाद देखते हैं
अनुग्रह, अनुग्रह को आपको याद करना है। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। देखो अनु में से अनु हट गया, यहाँ पे वे आ गया बस, और पीछे वाला ग्रह सेम है। तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। आपको 3-4 बार बोलना है, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह विग्रह, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बस। इसके बाद में जो लास्ट है हमारी क्लास का आज का, वो है आय। आय का होता है व्यय। आय का क्या होता है? व्यय। देखो इसको याद करते हैं। आय का मतलब मैं आपको इसी प्रकार का एक करवा भी चुका हूं, मैंने बताया था आय का खर्च। खर्च का मतलब व्यय ही होता है, ठीक है। तो आय, आय का मतलब होता है जो, जैसे आपके पिताजी कोई ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, उनमें जो आपको उनके पिताजी को आपको जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं हम आय। उसे क्या बोलते हैं? हम आय। यानी जो आपके पिताजी को ड्यूटी यानी जॉब करने का जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं हम आय। क्या बोलते हैं उसको? हम आय। तो आय हो गया यानी जिसे कमाया जाता है, जिसे कमाते हैं उसे बोलते हैं आय, यानी कि इनकम। जो पैसा मिलता है आपको जॉब करने का या किसी काम का, उसे बोलते हैं हम आय, यानी कि इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम। और इसका उल्टा होता है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। आय में कमाया जाता है, व्यय में क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है, यानी पैसे को कम किया जाता है। जैसे आपने आपके पिताजी को पैसा मिला जॉब का, तो उसके बाद आपने उसको खर्च कर दिया। खर्च कैसे किया? कपड़े खरीद लिए, कुछ सामान घर का खरीद लिया, तो आपने क्या किया? उस पैसे को खर्च किया। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, आय में क्या किया जाता है? कमाया जाता है, और खर्च में यानी कि व्यय में क्या किया जाता है? पैसे को खत्म किया जाता है, यानी कि नष्ट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं आय का उल्टा क्या होगा? व्यय। आय का क्या होगा? व्यय। आय का खर्च भी होता है और व्यय भी होता है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वही आपको आंसर लगा देना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको, देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो इससे पूछने में क्लास में, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। यानी जो पिछली क्लास है मेरी शुरुआत में मैंने कराई थी, उनमें मैंने अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी बताया था, तो आप उन क्लासों को देख के मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वहां से लेके मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपको कोई समझ में नहीं आया तो उसको भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और वीडियो को मैं अब समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और वीडियो को उन बच्चों के लिए शेयर जरूर कर देना जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि देखो आपका एक शेयर किसी बच्चे का भविष्य बदल सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि पैसों की वजह से नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा है, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ पा रहा है, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पा रहा है, कोई कोर्स भी नहीं खरीद पा रहा है। अगर आपने उस बच्चे को बता दिया, मान लो आपके बताने की वजह से उस बच्चे को, मान लो उसने नवोदय तैयारी की, अच्छे से पढ़ने, वो थोड़ा ठीक ठाक है स्कूल में पढ़ने में भी वैसे भी, तो उसने अगर यहाँ से अच्छे से तैयारी कर ली, तो ये मान लो आपका, मान लो उसका पेपर पास हो गया और उसका सिलेक्शन किसमें हो गया? नवोदय स्कूल में या सैनिक स्कूल में हो गया। तो ये बताओ उस बच्चे के लिए कितनी अच्छी बात होगी। आप उसके लिए क्या होगा? एक तरह से भगवान के रूप में कार्य करोगे। कैसे? क्योंकि आपने उसकी हेल्प की, आपने उसको बताया कि आप यहाँ से पढ़ लो अच्छे से। तो आपको वीडियो को शेयर करना है उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। और जो भी ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वो बच्चे, आपको ऑफलाइन पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसी चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो। यानी 1 से लेकर 10 तक बच्चे जो पढ़ते हैं वो सभी इस चैनल से बिल्कुल फ्री में अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपको कहीं भी ऑफलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, 1-2 दिन में जुड़े हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे जो मेरी प्रत्येक वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलेगी, और आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके बाद हम कल मिलेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।